हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है धर्मेंद्र सर मैथ्स यानी अनंत एजुकेशन में। दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गुप्ता बिल्कुल जयपुर राजस्थान से और आप सभी को यूपी वाले जितने भी विद्यार्थी जो यूपी टेट की तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं और आप सभी को मैं यूपी टेट के जितने भी मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सिखाने वाला हूं। तो यूपी टेट में जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में जो मैथ्स का पोर्शन आता है, उसको आप निश्चिंत रहिए, अब आपकी चिंता दूर हो जाएगी क्योंकि मैथ्स को मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ये मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक्स विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी सारी चीजें कवर कराऊंगा। मैं केवल आपको मतलब ये कहूं कि मैं आपको केवल चीजें रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको चीजें सिखाऊंगा। मैं आपको सिखाकर बिल्कुल डेफिनेटली जो मैथ्स का जो कंटेंट होता है उसको आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। इसी सबको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो एक छोटा सा काम ये है कि मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्या, मैं आपके सामने लेकर आया हूं मैं जो यूपी टेट 2022 में जो पेपर सेकंड हुआ उसमें जो मैथमेटिक्स के कंप्लीट क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चन जो आए थे उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आप उन सॉल्यूशन को देखिए, आपको मालूम चलेगा कि कैसे मैथ्स के क्वेश्चन आपके समक्ष बन सकते हैं और कैसे आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो पहले सबसे पहले क्योंकि देखो ये राजस्थान में काफी लोग जानते हैं मुझे और मैंने काफी बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ाया भी है, लेकिन अब मैंने अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। तो आप यूपी के जितने भी साथी हैं, क्योंकि मेरे पास कई लोगों की क्वेरी यूपी से भी थी, दैट्स वाई, क्योंकि हमारे कई लोगों ने कोर्स भी परचेज किए यूपी में। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप यूपी में टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ्स का पोर्शन अगर आपको टिपिकल लगता है दोस्तों, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। इससे के माध्यम से केवल यूपी नहीं, हम सी टेट की बात करें तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी कंटेंट अवेलेबल है। देखो, पूरे इंडिया में जो टेट का सिलेबस है लगभग सेम है। पूरे इंडिया में जो टेट का सिलेबस है वो लगभग सेम है। बस यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, पेपर सबके अलग अलग होते हैं पर सिलेबस सबका सेम है। तो वे ऑफ टीचिंग आपको जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो सभी साथियों से एक निवेदन है कि अगर आपको एक क्लास पसंद आए कि सर ने इस चीज को कितने आसान तरीके से समझाया, अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ ये चीज मजेदार है, तो आप प्लीज अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, आपको काफी फायदा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसमें आपको पता चलेगा सॉल्यूशन किस तरह से आसान तरीके से किए जा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्टकट भी, आपको उस क्वेश्चन में शॉर्टकट होगा तो शॉर्टकट भी बताया जाएगा। वैसे होता है मैथ्स को इतना पढ़ लो कि आप हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने लग जाओ और हर चीज आपके लिए सरल होती चली जाए। तो स्टार्ट करूंगा, जो पेपर 2022 में हुआ पेपर सेकंड, उसके जो मैथ्स के क्वेश्चन थे उन सभी का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं और बहुत आसान तरीके से सीखेंगे और मैथ्स को कितने आसान तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो बस मैं आपसे यही चाहूंगा कि अगर आपको क्लासेस पसंद आए, ये क्लासेस पसंद आए, मैं आपके लिए कुछ प्रीमियर क्लासेस भी लेकर आऊंगा, आप उनको देखिएगा, ठीक है। और जैसे अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे सजेस्ट करिएगा, मैं डेफिनेटली आपके लिए कोर्स भी लेकर आऊंगा जिसको आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथ्स को लेकर, ठीक है। तो जैसे हम बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। बेटा यहाँ पर ऑर्डर को ध्यान रखिएगा। ऑर्डर क्या है, अगर हम बात करें कि स्त्रियां अगर हम देखें तो बेटा स्त्रियां यहाँ पर अगर हम देखें तो स्त्रियां और पुरुषों का जो अनुपात है वो है 3:2 मुझे कहा गया है। और कह रहा है 20 और पुरुषों के आने पर अनुपात उलट गया। 20 और पुरुष आए तो अनुपात क्या हो गया बेटा, उलट गया। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें तो फीमेल और मेल का जो रेशो है बेटा वो कितना है, 3:2 है। ओके, यानी ऐसे मान सकते हैं अगर हमारे पास 5 लोग होते तो 3 महिलाएं होती, 2 क्या होते बेटा हमारे पुरुष होते। अब बोल रहा है 20 और पुरुष के आने पर क्या हो गया, अनुपात उलट गया, यानी अनुपात पलट गया। तो उलट गया मतलब हो गया कि अनुपात 2 हो जाएगा और ये अनुपात क्या हो जाएगा, 3 आ गया। पर आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर अनुपात से कैसे करें। देखो बेसिक कंसेप्ट तो है ही इसका, बट सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ईजी है वो भी, कि भाई अगर हम माने कि हमारे पास पहले से कितने हैं, अगर हम बोले कि पहले से हमारे 5 लोग हैं, 5 लोगों के अंदर 3 स्त्रियां और 2 पुरुष हैं, तो अगर मैं बोलूं कि स्त्रियां पहले 3x है या टोटल बोलूं तो आप उससे गलत नहीं होगा, दोनों तरीके से कर सकते हो। मैंने माना 5x हमारे पुरुष हैं, 5x हमारे टोटल है, पुरुष हमारे 2x है, तो सभी का और पुरुषों का अनुपात ये हो गया 5:2, ये आपको पता ही है। लेकिन जैसे ही अपने पास क्या हो गए, 20 पुरुष आए तो पुरुष कितने हो गए बेटा, पुरुष हो गए 2x प्लस 20। क्यों, पुरुष कितने हो गए बेटा अपने पास, 2x प्लस 20 अपने पास पुरुष हो गए, ठीक है। और यहां पर आप ध्यान रखिए, तो अपने पास देखो पुरुष कितने हो गए, 2x प्लस 20 हो गए, और जो टोटल है वो हो गए 5x प्लस 20 हमारे पास। लेकिन जैसे ही ये होगा तो यहां पर अनुपात क्या हो जाएगा बेटा, अनुपात उलट जाएगा। अनुपात उल्टेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि स्त्रियों की संख्या यहां पर क्या हो जाएगी, अब की बार 2, और पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3 अब की बार हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल तो अभी भी 5 ही रहेगा अनुपात के हिसाब से, और ये कितना हो जाएगा बेटा, पुरुष अपनी बार 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास
टोटल है या पुरुष है, ये अभी तक हम लोगों ने इनिशियल माने थे, ये बेसिक कंसेप्ट होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा बेटा 15x हमारे पास ये आ गया, 20 तिया 60 हमारे पास हो गया, है ना, और 5 दूनी 10x हमारे पास हो गया, 20 पंजे 100 हमारे पास हो गया। तो 10x से लाया तो 5x बराबर ये हो गया, 100 में से 60 गया तो 40। ओके, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 8। इसका मतलब शुरुआत में बात करें स्त्रियों की संख्या कितनी थी शुरुआत में, तो स्त्री हमने कितनी मानी बेटा 3x, तो नंबर ऑफ फीमेल हमने मानी 3x और x का मान 8 आ गया, 8 3 24, इसका सही आंसर है। पर अगर आपके दिमाग में हो कि सर ये तो चलो बेसिक कंसेप्ट हुआ, इजीली और फास्ट तरीके से कैसे करना है उसको देख लेते हैं, तो आंसर इसका सी है। बट इसको इजी तरीके से कैसे करते हैं दोस्तों वो देख लीजिए आप, ठीक है। तो मैं इसको एक आसान तरीके से आपको बता रहा हूं। देखो आपने पुरुषों को ऐड किया, बेटा आपने किसको ऐड किया, पुरुषों को, इसका मतलब है महिलाओं की संख्या समान रहनी चाहिए। भाई मैंने अगर माना कि ये 3 है ये 2 है, यानी पुरुष 2 हैं और महिलाएं 3 है अपने पास, और बाद में महिलाएं 2 रह गई, पुरुष 3 हो गए रेशो की फॉर्म में, तो आपने समान किसको रखा है, हमने समान स्त्रियों को रखा, क्योंकि स्त्रियों को बढ़ाया ही नहीं है मुझे, तो मैंने स्त्रियों को पहले समान करना है। समान करने के लिए ऊपर 2 से गुणा करो, तो अनुपात को किसी टर्म से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये 6 ये 4 है, और अगर मैं इसको 3 से गुणा करूं तो 2 तिया 6 हमारे पास हो गया और 3 तिया 9 हमारे पास हो गया। तो अब देखो स्त्रियां पहले भी 6 थी और अब भी 6 है, लेकिन पुरुष पहले 4 थे और अब कितने हो गए, 9 हो गए। तो इसका मतलब पुरुष कितने बढ़ गए बेटा, पुरुष बढ़ गए 5। तो ये देखो कितना प्यारे तरीके से हमने देखा इसको, क्लियर है ना। तो यहाँ पर 4 से पुरुष 4 थे, अब पुरुष 9 हो गए, तो इसका मतलब है कि बढ़े कितने 5, और 5 का मान आपको दे रखा है 20। तो 20 बेटा यहाँ पर 5 के बराबर है, गुणा स्त्रियों की संख्या पूछ रहा है, स्त्रियां अपने पास ऑलरेडी कितनी है, स्त्रियां अपने पास ऑलरेडी 6 है, तो ठीक है। तो देखो पहले भी 6 थे अब भी 6 है, तो 4 से कट गया, 4 इंटू 6 24, इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सरल भाषा में कर सकते थे। ये तो है ही मेथड, बट ये शॉर्ट ट्रिक तरीका होता है जिससे आप इजीली कैलकुलेशन कम करके इसको सरल भाषा में कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। ये क्वेश्चन जाने कितनी बार कितने एग्जामों में अलग अलग तरीके से आता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि बेटा लिखा हुआ है a/2 इक्वल्स टू b/3 इक्वल्स टू c/4। और अगर आप देखो यहां पर अगर तीनों को जोड़ते तो इन तीनों को नीचे जोड़ना पड़ेगा, और आपको दे रखा है 2a माइनस 3b प्लस 5c। जब भी आपको देखो सबसे पहले इस पोर्शन को छोड़ दो, इस वाले को, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। किस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बेटा इस पोर्शन की। और इस पोर्शन को अगर आप देखो तो इस पोर्शन का मतलब है कि यहाँ पर a का मान 2 चल रहा है, अगर a का मान 2 है तो b का मान 3 है और c का मान 4 है। तो यहाँ से इनके मान उठा के आप इसमें रख दीजिए, तो रखो यहाँ पर देखो क्या आएगा, तो a का मान 2 रखा तो 2 दूनी 4, b का मान 3 रखा और c का मान रखा 5, है ना, सी का मान रखा 4, 5 गुणा 4 बटे में के आएगा, यानी जो भी मान आएगा वो के बराबर होगा। चलिए क्योंकि रेशो तभी बराबर हो सकता है कि भाई ए का मान 2 हो जाए, बी का मान 3 हो जाए, सी का मान 4 हो जाए, तो सब बराबर होंगे। और इसको बराबर करने के लिए ऊपर नीचे की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ऊपर की वैल्यू क्या निकली, 5 चौक 20, 20 4 4 24, 24 में से 9 गया, ठीक है। देखो 4 और 20 24 और 9 में से 9 गया तो 15 बटा के। तो इसका मतलब है के का मान क्या हो गया, के का मान हो गया 15। तो जो बटे में आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने भी क्या पढ़ा, इसका मान के ही तो है, तो इस पूरे का मान क्या है के, तो के लिए क्या होगा 15, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, सीधा सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए अगर हम देखो यहाँ बात करें समुच्चय को लेकर बात की गई है, ठीक है, सेट को लेकर बात की गई है। मुझे क्या कह रहा है कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, और यदि ए में से बी घटाया और आपको क्या मिला, केवल ए मिला। इस बात को समझना अच्छे से कि मैंने ए में से बी घटाया है। आपको पता है ए माइनस बी कैसे करते हैं, ए माइनस बी का मतलब है बी के जो कॉमन वो अपने पास क्या, अगर हम जैसे बात करें ए में से अगर बी को घटाया और फिर भी ए मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि बी यहाँ पर क्या है, रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त समुच्चय। भाई ए में से कुछ घटाओ और फिर भी ए मिले, इसका मतलब बी क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रिक्त समुच्चय, जैसे कि अगर रिक्त समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, रिक्त को हम बोलते हैं फाई, क्या बोलते हैं फाई, ये, या फिर इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये आपको पता ही है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अगर ए में कोई एलिमेंट्स है अपने पास, ए में कोई भी अपने पास समुच्चय में कोई भी एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स में से अगर मैंने बी के एलिमेंट्स को लेस किया तो बी के एलिमेंट लेस करने के बाद ए बच रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आप समझोगे इस बात को कि b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है। करने के बहुत सारे तरीके, मैथ्स के रूप में चले जाओ, a को इधर लाऊंगा तो माइनस का b जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो b बराबर a माइनस ए 0 हो जाएगा, तो b का मान क्या होगा 0, यानी कोई एलिमेंट नहीं है, तो b यहाँ पर 5 है। और आपसे पूछ रहा है a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन निकाल, a इंटरसेक्शन b। अब बेटा b के बीच में और a के बीच में कॉमन कुछ है क्या, नहीं है, तो वो क्या होगा 5, क्योंकि कुछ कॉमन होता तो वह वैल्यू कम हो जाती। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप चीजों को सरल भाषा में कर सकते हैं, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए।
मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में जो चीजें आपसे पूछी जाती है ना वो बहुत ईजी होती है, पर उनका जब तक आप निचोड़ नहीं निकालोगे ना सारा, तब तक आपको समझ नहीं आएंगी वो बातें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं, क्रमागत मतलब लगातार संख्याएं, अंतर कितना होगा बेटा, एक का होगा, और हो तो बी स्क्वायर माइनस फोर सी का मान क्या है। जैसे आपने कभी सुना होगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान पूछता है, तो यहाँ पर फोर बी स्क्वायर माइनस फोर सी का मान पूछा गया है। तो अब यहाँ से क्या करें, तो बेटा दो मूल है अपने पास, और दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, एक है। तो बेटा एक मूल माना, मैंने माना मूल एक अल्फा, दूसरा अल्फा प्लस वन अपन ने एज्यूम कर लिया। ओके, तो इनका योग क्या होगा, तो अल्फा, देखो अल्फा और अल्फा प्लस वन, यानी अगर आपको पता है कि दो मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस का बी अपने पास क्या है, तो प्लस का बी हो जाएगा, और ए का मान क्या है, एक है अपने पास। अच्छा, इनको गुणा करेंगे हम लोग, मूलक गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन है, सी का मान सी है, ए का मान एक है यहाँ पर। चलिए ये भी ठीक है। अब मुझे इक्वेशंस को वहां पे लेके जाना, तो अल्फा और अपन ने अल्फा प्लस वन तो अपनी मर्जी से माना है, तो इसको अगर आप सरल भाषा में करोगे बेटा, तो यहां से अब देखो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल टू सी, और इसका मान क्या है, इसका मान है अपने पास टू अल्फा प्लस वन अब इक्वल टू बी। तो यहां से अल्फा का मान क्या आएगा, अल्फा का मान निकाल लो, तो अगर टू अल्फा इक्वल टू बी माइनस वन, और यहां से अल्फा का मान आएगा बी माइनस वन अपॉन टू, बी माइनस वन अपॉन टू। चलिए, तो इस वाली वैल्यू को आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, किसमें, अल्फा की जगह, और इसका आंसर निकाल लीजिए। तो देखो अपने पास इसका मान निकालते हैं अपन लोग, तो बताओ इसका मान क्या आएगा। तो बेटा अल्फा का मान है अपने पास बी माइनस एक का, बी माइनस एक बाय टू का होल स्क्वायर, इसका मान आएगा बी माइनस एक अपॉन टू, इसका मान अपने पास सी है, रख दीजिए, होल स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर प्लस वन है ना, माइनस का टू बी, ये होता है फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर, लघुत्तम चार आएगा, चार को गुणा कर लेना आगे, तो यह आ जाएगा टू बी माइनस टू। ओके, और यहां पर जब चार आएगा तो इससे भी गुणा करोगे, फोर सी हमारे पास हो जाएगा। तो देखो जो रिक्वायर्ड है वो निकल के आ रहा है, तो टू बी से टू बी कट गया हमारे पास, देखो बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू फोर सी अपने पास आ गया, तो बी स्क्वायर माइनस फोर सी इक्वल टू क्या आ गया बेटा, वन। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो चीजों को अगर आप सरल भाषा में पढ़ोगे, मैं आपको जैसे कहता जा रहा हूं कि सरल भाषा में पढ़ोगे, तब आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो बेसिक फंडामेंटल अगर आपको क्लियर है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के आसानी से कर सकते हैं। चलिए, दो संख्याओं का मैसे और लैसे क्रमशः 13 और 1989 है, तो उनमें से एक संख्या आपको 17 दे रखी है, तो पूछ रहे दूसरी संख्या क्या होगी। हम जानते हैं कि दो संख्याएं 1 और 2 हैं, तो इनका प्रोडक्ट जो होता है, इनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आपको नहीं पता तो ये बात ध्यान रखिए कि दो संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो बेटा एक संख्या कितनी, 117 है, ठीक है, और एलसीएम कितना है अपने पास इतना, एचसीएफ कितना है 13, तो 1989 इंटू 13, चलिए काट लीजिए, 13 नाम 117, ठीक है, 9 से काटा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो आ गया सेकंड संख्या, यानी 221 हमारे पास दूसरी संख्या आ गई। तो इस तरह से देखो बेसिक क्लियर है। तो अब ये सारी चीजें देखो जब हम पढ़ते हैं ना पूरा कोर्स, तब हमको समझ में आती सारी बातें। अब जैसे अगला क्वेश्चन छठा क्या है, एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, यानी टोटल प्रेक्षण है जो है वो 40 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य, यानी 10 का प्रेक्षण आपको देखा 4.5 और शेष का माध्य देखा 3.5, तो पूरे संपूर्ण सर्वेक्षण का माध्य क्या होगा। तो अगर आपको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, माध्य निकालना है, एक तरीका तो यह है कि भाई 10 का एवरेज कितना है 4.5, सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, नंबर छोटे हैं तो सीधा सीधा कैलकुलेशन करो, तो कितना है बेटा 45 टोटल हो गया। आप हमेशा एवरेज के लिए टोटल पे जाइए। अच्छा, शेष का कितना है, शेष कितनी है 30 संख्याएं, और 30 का एवरेज कितना है 3.5, चलो इसको भी गुणा कर लो, तो 0.0 कट गया, 35 दिया 105, यानी इसका मतलब सभी संख्याओं का, कितनी संख्याओं का 40 का टोटल कितना होगा, तो 150 हमारे पास टोटल हो गया, किसका 40 का। और मुझसे पूछ क्या रहा है, एवरेज, माध्य यानी एवरेज होता है, आपको पता होना चाहिए। तो बेटा सभी का माध्य निकालना है, तो नंबर अगर इजी है तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 150/40 आप कर लीजिए, भाग लगाया, तो 4 7.5 का आधा 3.75, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके अलावा और कोई तरीका, बिल्कुल नंबर अगर ऊटपटांग है तो कैसे करोगे, तो बेटा देखो पहला प्रेक्षण 10 समूह का, दूसरा समूह कितने का 30 का, टोटल 40 है ना, तो 40 में ये 10 और ये 30, तो इसको अनुपात निकाल लो, 1:3, सिंपल भाषा में बांट लो। अच्छा, इसका एवरेज क्या है 4.5, इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज है 3.5, यही है। तो आपको ओवरऑल एवरेज निकालना है, तो देखो मिनिमम जो है ना वो तो मान लो,
मिनिमम कितना है 3.5 अपने पास है ना, प्लस ये कितना ज्यादा चल रहा है, एक ज्यादा चल रहा है, एक कितने में, एक में, तो 1 गुणा 1 बटा सब में बटेगा 1 और 3 4, तो आपको लगे सर ये तो और भी इजी हो गया, बिल्कुल, तो ये तरीका भी हमारे लिए इजी है, और 1 में 4 का भाग लगाया तो 0.25, और जब जोड़ोगे तो आएगा 3.75, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते थे। तो ये इसका सेकंड तरीका हो गया जिससे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, सबसे पहली बात है कि आयतन बड़े से बड़ा बोल रहा है, वो काट रहा है आपको, और आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले बेलन बनाते हैं हम लोग। तो देखो बेलन अगर घन से निकलेगा तो देखो ये अपना घन है मान लो, ठीक है, अब इससे अधिकतम आयतन का बेलन निकलेगा, तो बेलन ऐसे दिखना चाहिए कटने के बाद। बस रिलेशन क्या होगा, रिलेशन ये होगा कि इसकी हाइट भी 14 होगी बेलन की, और इसकी त्रिज्या जो होगी वो इसकी क्या होगी, आधी हो जाएगी। ओके, बस ये परिवर्तन आएगा। तो अब मुझे क्या पूछ रहा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। अब आयतन देख के आयतन निकालने मत बैठ जाना, ठीक है, बस वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, 2 गुणा 22/7, त्रिज्या कितनी है बेटा 7। तो क्वेश्चन बहुत आसान पूछे गए, 14 प्लस 7, 7 से 7 कट गया, तो देखो 2 गुणा 22 गुणा 21। अब आप कभी कभी जब एग्जाम में जाएं तो आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे 11 का मल्टीपल होना जरूरी है, 3 का मल्टीपल होना जरूरी है। देखो 3 का मल्टीपल देखो 8 कट गया, 6 कट गया, पर 4 नहीं कटेगा, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है। इसको देखें तो अगर बोलोगे कि सर 3 का मल्टीपल है क्या, तो 3 का मल्टीपल 4 और 3 7, और दोनों ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है 6 से 12, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। इसकी बात करें 9 6, ये यानी आंसर इन दोनों में है, बी और डी में आंसर है, पर जो आंसर होगा वो यहाँ पर क्या है, देखो 2 दूनी 4, इकाई 4 होना चाहिए, दोनों सही है। तो अगर आप गुणा नहीं करना चाह रहे तब बता रहा हूँ, 11 का मल्टीपल भी चेक करो, तो 3 और 1 4 और ये 5, यानी ये मल्टीपल नहीं है, आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर है। तो 11 का मल्टीपल होना जरूरी है। तो ऐसे अगर आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत सिंपल करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमसे जुड़िए, आपको काफी चीजें हम स्ट्रॉन्ग करवा सकते हैं आपकी। चलिए अगला क्या कह रहा है, तो देखो चीजें करने से बहुत आसान है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का बहुत आसान तरीका होता है। तो क्या कह रहा है, 50 संख्याएं दी गई है, हर संख्या में से 53 घटाया जाता है, ठीक है, और क्या कह रहा है, प्राप्त संख्याओं का माध्य, बोल रहा है माइनस 3.5 हो जाता है, दी गई संख्याओं का माध्य क्या है। अब आपको एक बात पता है कि जब सभी संख्याओं में से समान रूप से परिवर्तन किया जाए, तो देखो सभी रूप में समान रूप से परिवर्तन किया तो कितना कितना किया, 53 घटाया सब में से। मान लो पहले का माध्य x था, ठीक है, सब में से 53 घटाया तो माध्य में से भी 53 घटेगा। अगर सभी में से किया गया समान रूप से परिवर्तन माध्य में भी परिवर्तन करता है, तो बेटा x में से 53 घटाया तो रिजल्ट क्या आया, माइनस का 3.5 आपको बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब पहले का माध्य कितना था, तो ये 3, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस होने का मतलब हो गया 53 प्लस का, और माइनस का 3.5 हमारे पास हो गया। तो अगर घटाएंगे इसको तो 53 में से 3 गया तो 50, 50 में से गया तो 49.5 इसका रिजल्ट होगा। तो ये बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको देखो समझने वाली चीज है, अगर आपको समझ में आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी भाई ये अपना एवरेज होता तो इसमें से अगर 53 घटाता तब जाके वैल्यू क्या होती, माइनस का 3.5, और माइनस लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये लो, यानी आपके एग्जाम के अंदर स्टैटिक्स को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है, और इंपॉर्टेंस देने का मतलब यह है कि बेसिक आपका कितना स्ट्रांग है वो सबसे पूछा गया है। 10 प्रेक्षण आपको दे रखे हैं, ये को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इन आंकड़ों का माध्यक 24 है, तो x का मान क्या होगा। चलो अब आपको पता है माध्यक यानी माध्यिका जिसको हम बोलते हैं, ऑर्डर में जमाएं, और ऑर्डर में जमाएंगे तो देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए x का मान आपसे पूछ रहा है। अगर आपको बोला माध्यक सबसे ऑर्डर में जमाए तो बीच वाला नंबर 24 है, ध्यान रखना। ये व्यवस्थित किया जाता है, तो मुझे लग रहा है कि व्यवस्थित ऑलरेडी है ये, देखो ना 32 34 32 30 26, ठीक है, ये 9 5 9 14 15, और इसका मतलब है, अब देखो एक बात आपको पता है कि जब टोटल संख्याएं 10 है तो जो माध्यिका निकालती हैं, मतलब माध्यक जिसको निकालते हैं, वो यहाँ पर बीच वाले दोनों नंबर का एवरेज होता है। तो x प्लस 1, ये खुद ही बोलना चाह रहा है कि ये व्यवस्थित किया गया है ऑलरेडी, ठीक है। ये टोटल दोनों टर्म आ गई, दोनों का टोटल आ गया, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आ रहा है बेटा, 24 आ रहा है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3x माइनस 12, 24 दूनी 48, यहाँ पर 3x बराबर हो गया 60, तो x का मान आ गया बेटा 20। तो ये बहुत आसान चीज है जिसको आपको पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन इसमें लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक मैदान को 44 गाय 9 दिन में चर लेती है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। इसी मैदान को कितनी कम ज्यादा गाय 12 दिन में चर लेंगी, ये ध्यान ना, इस वर्ड पे फोकस करना, कितनी कम और ज्यादा। चलो पहले बताओ, 44 गाय अगर बेटा 9 दिन में खा रही हैं तो वही काम 12 दिन में पूरा करना है, तो x गाय करेंगी,
तो x का मान निकालो पहले तो, सबसे पहले तो 3 से 3 बार, 3 से कटा 4 बार, 4 से कट जाएगा 11 बार, बिल्कुल। तो बेटा x का मान कितना है 33। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, कितनी कम या ज्यादा गाय करनी है। बताओ ऑलरेडी गाय कितनी है अपने पास 44, तो कितनी गाय कम करनी है, तो 44 माइनस 33, 11 गाय कम। डोंट वरी कि मैं बाइलिंगुअल भी, जो भी बच्चे बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं, बाइलिंगुअल भी हमारा कोर्स अवेलेबल है, हम पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या है 11 गाय कम, ऑप्शन ए। तो ये आपको चीजें नोट करने वाली है, चीजें सीखने वाली है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन है कि यदि a प्लस 2 a प्लस 4 क्या है अविभाज्य संख्याएं हो तो a के कितने मान, a के कितने, अविभाज्य मतलब, ठीक है, अविभाज्य मतलब जिसमें भाग न जाए, अभाज्य जिसको बोलते हैं ना वही है। तो a के कितने मान यहां पर संभव है। तो जैसे अगर हम बात करें a के मान, जैसे अपन ने रखे 2, सबसे पहले समझना कितने मान पॉसिबल है, पूछ रहा है आपसे। तो बेटा a का मान मैंने अगर माना, कुछ ऑप्शन आपने थ्रू से मान सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैंने a का मान माना 2 इनिशियल लेवल पे, तो अगर 2 अभाज्य है तो अगला क्या होगा 4, फिर कितना होगा 6, ये अभाज्य नहीं है। अंतर 2 और 4 का, इसका मतलब ये है कि सम संख्याओं की फॉर्म में लेके जाएगा अगर 2 मानोगे तो। चलो अगला नंबर क्या माना, a का मान 3 माना, तो a का मान 3 माना, तो यहाँ पर 3 हो गया, 5 हो गया, 7, यानी ये पॉसिबल है, ठीक है। अब आगे अगला अगर हम बात करें तो a का मान अपन ने, भाई इनिशियल आपको अभाज्य मानना पड़ेगा, तो a का मान 5 माना, ठीक है 5। अब लगाओ, देखो हिसाब लगाना है आपको, a का मान 5 माना तो 5, 7 और 9 पॉसिबल नहीं है। ऐसे आपको करते हुए सारी चेक करनी है, फिर आपको लगेगा सर कहां तक चेक करेंगे। चिंता मत करो, अगर अभाज्य संख्याएं आती है तो बहुत इजीली कर सकते हो भाई। यहां पर ध्यान रखो, दो अभाज्य संख्याओं का अंतर तो 2 है, और उसका अगले का मतलब कंटिन्यू अगर हम बात करें तो 3 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका डिफरेंस क्या है, यानी अगर हम बात करें तो इस तरह से चल रहा है, यानी समांतर श्रेणी में केवल 2 का अंतर चलना चाहिए तीनों का, ठीक है। अब जैसे हम देखो कुछ अभाज्य संख्या याद रखो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। अब आप देखो यहाँ पर आप सीखोगे कि अंतर केवल इनमें 2 2 का सब में चल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें 2 का, फिर यहाँ पर 4 का अंतर आ गया, फिर अगर इसको लोगे तो 2 का फिर 4 का, अच्छा 29 के बाद 23 और 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47, ऐसे हमारे पास चलेंगी। तो आप देखो यहाँ पर अंतर 2 का आया, फिर अंतर 4 का है, तो केवल एक ही केस पॉसिबल होता है, यानी आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जब हम पढ़ते हैं तब हम सीखते हैं ये वाली बातें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है 12, कि 4 अंकों की सब की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जो पूर्ण वर्ग है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग है। चलो आप चाहो तो ऑप्शन पे चले जाओ, ये कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती है, जो कि 3 जीरो है, पूर्ण वर्ग में 2 जीरो 4 जीरो 6 जीरो हो सकती है। ओके, लास्ट में कभी 9 नहीं, लास्ट में कभी डबल 9 नहीं होता, 99 में कभी नहीं होगा किसी भी स्क्वायर के लास्ट में, क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है पूर्ण वर्ग की। इसके लिए आप चाहो तो मेरे चैनल पे मेरा लेक्चर पड़ा है स्क्वायर वाला, उसको आप पढ़िए, उसमें आपको चीजें बताई गई है वाली। ये कभी होगा नहीं क्योंकि 99 कभी होता नहीं, तो ऑप्शन क्या बचा सी, यानी बेसिक प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर चुटकियों में सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो काफी सारी चीजें दोस्तों ऐसी हैं जिनको आप देखकर भी आंसर निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है, x की पावर 13 प्लस 1, ठीक है, को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब सोचो कि मैं इसमें इसका भाग लगा रहा हूं, तो जिसका भाग लगाना है ना बेटा, मैंने आपको क्या कहा, अगर दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। देखो अब x माइनस 1 का भाग लगाना, तो x का मान यहां से निकालो, तो बेटा x का मान हो जाएगा यहाँ पर 1, और उस एक मान को आप इसमें रख दीजिए जिसमें भाग लगाना है आपको। तो मैं आपको देखो सारी चीजें सिखाऊंगा, अब भाग लगाने बैठूंगा ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो एग्जाम में आपको यही तरीका फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो x का मान रखा 1, 1 का की पावर 13, 1 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 2 इसका आंसर। तो शेषफल क्या बचेगा इसका 2। अगर आप पूरा भाग लगाते ना तब भी रिजल्ट क्या आता बेटा इसका 2 ही आता, और वो आपका टाइम खराब करके जाता। ये लो फिर आ गया, अब की बार एक कंडीशन डाल दी, ए व बी समुच्चय सी के अरिक्त समुच्चय है, यानी यहाँ पर सी एक बड़ा उप समुच्चय है, बी क्या है, सी एक बड़ा समुच्चय है, और ए और बी अरिक्त यानी खाली नहीं है, खाली नहीं है यानी कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट है। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा, आपसे पूछ रहा है। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो ना तो आप एक छोटा सा काम कर लिया करो, क्या कर लिया करो, एक छोटा सा काम ये कर लिया करो कि देखो ए और बी समुच्चय सी के अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त बोला है इसका मतलब ये दोनों कॉमन भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों कॉमन भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इस बात को कैसे करेंगे वो जरा देखिएगा। अब मुझे इसका रिजल्ट निकालना है, अब देखो कैसे निकालूंगा। सबसे पहली बात है, हो सकता है इस बात को समझना, हो सकता है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो,
देखो पॉसिबिलिटी देखना, ए और बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, क्योंकि दोनों उसके समुच्चय हैं। अगर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तब भी रिजल्ट ए आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इन दोनों में कुछ पोर्शन कॉमन है, अगर कुछ पोर्शन कॉमन है, जो दोनों में ए और बी का कुछ पोर्शन कॉमन है, और जो कॉमन पोर्शन है वो ए में भी होगा, तब भी यूनियन की बात करें तो ए तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, तो ऑप्शन क्या है, ए है, ए यूनियन बी अपने पास है, बी है और ए इंटरसेक्शन बी है। तो अगर हम देखें तो आपको जब यूनियन करना है तो पहला काम तो आपका ये है, तो आप सी के एरिक समुच्चय ध्यान रखिएगा, जो हमेशा कंडीशन ट्रू होगी उसकी बात चल रही है। तो अगर हम देखें कि ए और बी हमारी कंडीशन जो एक है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि मान लेते हैं कि दोनों के अंदर इसमें ए और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर अगर हम बात करें कि दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो भी यूनियन करने पर क्या आएगा, ए आएगा, तो इसका आंसर ए ही होगा। क्या होगा, इसका आंसर ए ही होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 5% बढ़ रही है, बताओ 5% का मतलब क्या होगा बेटा, 1/20। तो अगर शुरू में 20 है तो एक बढ़कर कितनी हो जाएगी, 21, और ऐसा 2 बार हो रहा है, 2 साल तक की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर कर दीजिए बस। तो ये हो गया 400, यानी शुरू में 400 की तो बाद में क्या होगी, 4410 हो जाएगी, 441 हो जाएगी। पर इसका मान आपको देखा कितना, इसका मान मुझे दे रखा है 4410, भाई इसका स्क्वायर क्या है ये, तो ये शुरू में कितनी होगी बेटा 4000, ये लो, बस देखते ही आंसर आ गया। भाई इसको समझो कि आपकी जनसंख्या 5% बढ़ जाती है, तो 5% का मतलब क्या होता है बेटा, 1/20 होता है। इसका मतलब जनसंख्या अगर पहले 20 होगी तो एक बढ़कर कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, घट नहीं रही, बढ़ रही है। अब ये 2 साल तक बुक की बात चल रही है, 2 वर्ष की बात चल रही है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441, तो इसका मतलब है कि 400 से 441 हुआ, तो अंतर कितना है, अंतर तो पूछ नहीं रहा वो, तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 साल बाद जनसंख्या ये है तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 400, तो इसका मतलब इसका मान तो 4410 दे रखा है, तो इसका मान 4000 हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो 15 क्वेश्चन में क्या आया बेटा, सी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अब देखो चीजों को समझना जरूरी है हमारे लिए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16, एक्स के किस मान के लिए आंकड़ों का बहुलक 27 है। अब 27 बहुलक यानी मोड, मोड का मतलब क्या हुआ, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। 27 कितनी बार है, देखो यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, ओके। इसके अलावा देखो 26 भी 3 है, 1 2 3, तो 27 करने के लिए एक्स को 27 रखना जरूरी है, तब जाकर बहुलक 27 होगा, क्योंकि एक बार और होगा तभी तो बहुलक होगा 27। तो बहुलक होने के लिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है। चलिए 17 क्वेश्चन जो आपके सामने, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, आपने पढ़ा हो कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या होता है, 0 होता है। कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो देखो x का मान 2 है, y का मान 1 है, 2 और 1 3, 3 माइनस 3 क्या है तो 0, तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये 0 है तो इसका मान भी क्या होगा बेटा, ऑप्शन सी, यानी क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आएगा, इसका सी इसका करेक्ट जवाब है। तो ऐसे आप चीजें अगर आपको क्लियर है तो आप आंसर चुटकियों में निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज्यादा है। ये तो बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में, केवल टेट की बात नहीं कर सकता मैं, किसी भी एग्जाम की बात करूं, एसएससी की बात करूं या कोई भी एग्जाम की बात करूं दोस्तों, ये आपसे पूछा जाता है। ए का वेतन बी से 25% ज्यादा है, तो इसका मतलब है अगर ये 4 होगा तो ये 5 होगा, क्योंकि 25% का मतलब क्या, 25% का मतलब क्या होता है बेटा, 25% का मतलब होता है 1/4, कितना होता है बेटा, 1/4 हमारे पास होता है। तो अगर 25% एक, यानी ए बी का, तो बी अगर 4 है तो ए कितना होगा, 5 होगा, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, तो बी का वेतन 4 5 से कितना कम है, 1 कम है, तो किससे, 5 से 1 कम है, ठीक है, बटा 5 गुणा 100, जिससे कंपेयर करना है उसको नीचे रखना है, तो कितना परसेंट कम आया बेटा, 20%, यानी आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए। ये तो रटा हुआ क्वेश्चन होता है कि 25% ज्यादा तो 20% वेटेज बराबर करने के लिए। अगला, दो संख्याओं का योग क्या है, 8, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, 8/15, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब इसको ऑप्शन से कर लो आप, तो देखो व्युत्क्रम क्या होता है, पहले एक बार आपको बता दूं मैं आपको, जैसे मान लो दो संख्याएं ए और बी है, तो इनका योग कितना है बेटा 8, और व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है 1/a प्लस 1/b, योग करना है आपको, तो नीचे आएगा ए बी, ऊपर आएगा a प्लस बी, इसका मान आपको 8/15 दे रखा है, इसका मतलब है कि वो दोनों संख्या का योग तो 8 ही है, साफ दिख रहा है, तो गुणनफल कितना होगा उनका 15, ऑप्शन पे जाओ, देखो 15 किसका आ रहा है, केवल सी में आ रहा है। ऐसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, पाई चार्ट दे रखा है, ठीक है, नो टाइटल, ओके।
चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं। किसी परिवार की मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार दिखाया गया है। यदि शिक्षा और यात्रा पर किए गए खर्च का अंतर 4,000 है तो परिवार की कुल आय कितनी होती है। देखो परसेंटेज में जब दिया जाता है पाई चार्ट तो 100% होता है और डिग्री में दिया जाए तो 360 डिग्री होता है पूरा पूरा। तो मुझे क्या कह रहा है, शिक्षा और यात्रा पर, तो शिक्षा कहाँ है 25%, यात्रा है 15%, तो अंतर है 10%। बेटा यहाँ पर तो सीधा सा क्वेश्चन है कि 4,000 जो है वो 10% के बराबर है। तो मुझे टोटल पूछ रहा है 100%। चलिए तो ये आ गया 40,000 उसका व्यय आ गया। ठीक है, मतलब आय आ गई उसकी, आय पूछ रहा है ना। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आप चुटकियों में इनको कर सकते हैं। जतिन एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और इसके अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। अब बोल रहा है इसके अंकित मूल्य से 10% कम पर खरीदता है। बेटा अगर मैं बात करूं, अंकित मूल्य 100 रुपए है तो खरीद कितने में रहा है 90 में, पर क्या कह रहा है वह इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। इसका मूल्य तो देखो अंकित मूल्य ही होगा, तो बेचेगा कितने में, बेचेगा 110 में। 100 पर 10% बढ़ा के बेचा तो प्रॉफिट हुआ 20 का। तो बेटा 20 का प्रॉफिट किस पर है 90 पर, तो 20/90। हमेशा प्रॉफिट कॉस्ट पर होगा, कॉस्ट यानी क्रय मूल्य पर। तो देखो ये क्या करेंगे, तो ये कट गया, तो 100/9 कितना होता है बेटा 11 से 1/9 और 2 से गुणा करो 22 से 2/9, ऑप्शन ए। तो एग्जाम में अगर देखो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो मुझे लगता नहीं कि आप इनको छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है यदि समीकरण x² - px + 54 = 0 है के मूल 2:3 के अनुपात में है तो p का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो अब आपको देखो क्या कह रहा है। सबसे पहली बात तो देखो हमको पता है कि अगर मूल अगर एक 2 है, 2 और 3 में, तो एक 2 अल्फा मान लो और दूसरा क्या मान लो 3 अल्फा मान लो। अच्छा आपको एक बात पता है क्या, पी का मान मुझे निकालना है। अच्छा यहाँ पर मूलों का योगफल अभी मैंने आपको जस्ट बताया भी था, मूलों का योगफल होता है, योगफल करेंगे तो आएगा अपने पास b/a। बी का मान है माइनस का b/a, तो b का मान है -p, तो प्लस का p अपॉन a का मान 1 है। तो यहाँ पर अपने पास 5 अल्फा बराबर p आ गया। मुझे p का मान पूछ रहा है। अच्छा मूलों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल तो 2 अल्फा गुणा 3 अल्फा बराबर c/a। c का मान 54 है और a का मान 1 है। चलिए तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास 54 में 9 का भाग लगाया, 6 का भाग लगाया 9 आएगा, तो अल्फा का मान आ गया बेटा 3 और 3 मान को उठा के इसमें पटक दो तो p बराबर हो गया 5 अल्फा 5 गुणा 3 यानी 15 p का मान आ गया। ठीक है, तो इस तरह से सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे सामने प्रकट हो गया और हमने इसको, देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आपको अगर मैथ्स पढ़ना है हमारे चैनल से जुड़िए, काफी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप उनको पढ़िए। हम पढ़ाते हैं यूट्यूब पर काफी सारी चीजें सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके यहाँ को रिलेटिव है, केवल मैं यूपी टेट की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी मैथ्स का पेपर ले लीजिए, आप वहां पर आपको मैथ्स में दिक्कत है, चाहे वहाँ की आप LDC का एग्जाम हो रहा है या फिर आप वहाँ पटवार का एग्जाम हो रहा है, कोई भी अगर एग्जाम हो रहा है वहाँ मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल, 2 लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई का अनुपात आपको दे रखा है 25:64, उनके व्यासों का अनुपात, व्यास का अनुपात जो है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। आयतन पूछ रहा है तो शंकु का आयतन क्या होता है बेटा 1/3 पाई r²h होता है। यहां पर पहला, ये दूसरा 1/3 पाई r² h2। चलिए कट गया, तो r1 का मान कितना है, r1 का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, h1 का मान कितना है, h1 का मान है 25, r2 का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 गुणा h2 का मान है 64। ये लिखा हुआ पहले का दूसरे का, बस 16 से कट गया 64 4 बार, 25 से 25 कट गया, तो आंसर आया 1:4, यानी इसका आंसर क्या गया बेटा ऑप्शन बी। तो 23वें क्वेश्चन में क्या है इसका, बी इसका राइट आंसर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये लिखा हुआ x बराबर, x शब्द बिलो का एक अक्षर है, x जो है यहाँ पर एलिमेंट है, x का अक्षर है, और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है x, ये लिखा हुआ बी में लिखा हुआ x शब्द वूल का एक अक्षर है। ठीक है, तो यहाँ पर x, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कितने अक्षर हो गए, 5 अक्षर हो गए हमारे पास, वहां पर कितने अक्षर हो गए हमारे पास 4 अक्षर हो गए। और आपको पता है कि जब सेट बनाते हैं तो रिपीट नहीं किए जाते हैं। तो अब क्या बोल रहा है, c बराबर a माइनस बी है, तो c के उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करो। अब चलो c माइनस सी बराबर क्या है a माइनस बी, तो अगर मैं जैसे पहले तो a बताओ, a के क्या हो जाएंगे यहाँ पर, अगर हम बात करें b e l o w,
अच्छा बी क्या बताओ, तो ये सेट पर बहुत फोकस किया है आपके एग्जाम के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, WOL। अच्छा अब एक बात पता है आपको कि जब a माइनस बी करते हैं तो बेटा जब a माइनस बी करूंगा तो a में से वो एलिमेंट हटा दो जो b में भी है, तो आप देखोगे WOL दो इसमें भी है इसमें भी है, तो बचेगा क्या बेटा अपने पास, ये बचेगा BE। ये बात ध्यान रखिए, क्या बचेगा बेटा अपने पास, BE अपने पास बचेगा। और यहां से आप पूछ रहा है उपसमुच्चयों की संख्या आपको निकालनी है, तो उपसमुच्चय निकालने के देखो कई सारे तरीके होते हैं, बट जैसे आप देखो दो एलिमेंट है तो एक तो उपसमुच्चय बनेगा 5, एक बनेगा B, एक बनेगा केवल E और एक बनेगा BE दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है बेटा 4। ठीक है, तो इस तरह से उपसमुच्चयों की संख्या निकाल सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 और 24 है, विकर्ण दे दिए 10 और 24 है, तो इसका परिमाप आपसे पूछ रहा है। तो दो विकर्ण दे दिए आपको, परिमाप 52 हो जाएगा, देखते आंसर आएगा। आपको एक बात पता है, समचतुर्भुज के विकर्ण हमेशा समकोण पर काटते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण हमेशा समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। तो समकोण पर काटने का मतलब है कि बेटा अगर ये पूरा 10 है तो ये क्या हो जाएगा 5, और ये पूरा अगर 24 है तो ये हो जाएगा 12। अच्छा समकोण त्रिभुज से ट्रिपलेट निकालो, 5, 12 और 13। कैसे आया 13 पता है ना, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 169 हमारे पास हो जाएगा, जिसका रिजल्ट आएगा 13। और परिमाप पूछ रहा है, परिमाप का मतलब क्या है, समचतुर्भुज का मतलब है कि चारों भुजाएं समान। अगर आपने पढ़ा होगा बेसिक तो ये कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। परिमाप पूछ रहा है 4 इंटू 13 तो आया 52, ऑप्शन सी। इजी है ना। तो मैं आपको फिर कहूंगा चीजें आपके लिए बहुत सरल है अगर आप चीजों को अच्छे से कवर करते हैं तो, पर उसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ना है तो मैं पेपर 1 का भी एनालिसिस लेकर आऊंगा। ठीक है, आप शेयर करिएगा पेपर 1 वाले विद्यार्थियों से। एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए है तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या क्या है। 25 लाख रुपए पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। ठीक है, और एक अंक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो बोल रहा है कि शेयरों की संख्या कितनी है, तो 25 लाख में 100 का भाग लगा दो। अब ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन है, 25 लाख में कितनी जीरो, 5 जीरो, डिवाइडेड बाय 100 रुपए प्रति शेयर। चलिए तो ये आ गया हमारे पास, तो 25,000 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बताइए, सोचो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, एक ही निकाला है, लेकिन क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता हुकुम का हो या इक्का हो। बेटा हुकुम के पत्ते कितने होते हैं 13, इक्के कितने होते हैं 4, पर एक पत्ता जो है दोनों में कॉमन है, टोटल कितने हैं 52 में से निकालना है। तो ये ऊपर एक पत्ता निकालना, तो डायरेक्टली जितने पत्ते हैं उनकी काउंटिंग करो, तो ये हो गया 17 में से गया 16/52, बस 4/13। तो इसका आंसर क्या है बेटा 4/13, ऑप्शन सी। बस ये क्वेश्चन था इसका, चुटकियों में इसका आंसर निकल गया। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तरफ कमी क्योंकि x और y के मान क्या होंगे। तो देखो अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो इस बात को आपको पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन मतलब इक्वेशन बनाऊं तो यहां पर बनेगा 4x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 180 डिग्री, और यहां पर आप इक्वेशन रख के भी वैल्यूज रख के भी काम चला सकते हैं। तो इक्वेशन बन गई 4x प्लस 4y बराबर 160। तो स्मार्ट बनो थोड़ा सा, तो x प्लस वाई का मान हो गया 40, 4 का भाग लगाया। अब देखो ऑप्शन देखो 15 और 35 40 नहीं होता, 10 और 15 40 नहीं होता, ये भी 40 नहीं होता, ऑप्शन डी बचे, ऑप्शन ये डी वाला है जो बचेगा, यही हमारा आंसर है बस। बाकी आप देखो यहाँ पर इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन अपने पास बन गई 7x प्लस 5 प्लस 3y माइनस 5, ठीक है माइनस 5 ही है ना ये, बराबर 180 डिग्री। तो आप देखो 5 से 5 कट गया, तो देखो 7x, अब x का मान अपन ने कितना माना 15, 15 सत्ते 105, ठीक है, और 25 से 75 180 हो रहा है, तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर है। चलिए दो क्वेश्चन और बचे हैं, और ये हमारे टीचिंग मेथड पे पूछे गए थे। ये तो ऐसे क्वेश्चन है कि जरूरत ही नहीं टीचिंग मेथड को करने की, इसको देख सकते हो आप, इनमें से कौन सा सत्य है। बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है। देखो अगर हम बात करें तो
त्रिभुजों की समरूपता की बात कर रहा है, बीजगणित को पढ़े बिना। बीजगणित के कुछ रूल्स हैं जो हमारे काम आते हैं, ठीक है। आगे रहा है अंकगणित को पढ़े बिना भी समीकरण को पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बीजगणित को पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है, नहीं। ये बोल रहा है गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर है। सबसे बड़ी बात ये है कि गणित में हर चीज आपस में डिपेंडेंट है। जब तक ये डिपेंडेंसी आपकी क्लियर नहीं होगी, आप उसको आगे कवर नहीं कर सकते। चलिए अगला एक लास्ट क्वेश्चन हमारा, गणित अध्यापन का कौन सा तरीका में सबसे अच्छा है? ये तो आप खुद ही सोच के देखो, पता क्या होना चाहिए। केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना, अरे ये कोई टाइपिस्ट का काम है तो यार। केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ाना, ये क्या बच्चों को, जिस बच्चे में कमी होगी तो जो बच्चा पैदाइशी पढ़ के आया है उसमें तो कमियां ही कमियां है, ठीक है। तो वो उसको आप पॉसिबल नहीं है। हर शिक्षार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना नहीं, किसी का लेवल कितना है, कम है कि ज्यादा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो मैंने आपको केवल आंसर बताए, जब मैं पढ़ाऊं तब आप देखिएगा कि हर चीज पे फोकस करना, एक एक पॉइंट पे फोकस करना। तो यानी ये भी नहीं है। लास्ट क्या है, शिक्षार्थी को उनकी विद्यमान क्षमताओं के, बिल्कुल उनके विद्यमान क्षमताओं के हिसाब से प्रोत्साहित करना। तो इस तरह से हमारे 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। तो मैं आप सभी से अभी विदा चाहूंगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरा ये पूरा वीडियो देखा। अगर आपको पसंद आता है दोस्तों, तो अपने दोस्तों से शेयर करिएगा डेफिनेटली। अब इनमें से किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत है तो मैं बिल्कुल, आप मुझे कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे, मैं आपको बताऊंगा। और लेवल पेपर 1 का भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा प्रस्तुतिकरण। चलिए जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।